गन्ना फसल की उन्नत खेती। गन्ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण नकदी फसल मानी जाती है। हम निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार इसकी जानकारी प्रदान करेंगे। सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई रेखा, खरपतवार प्रबंधन, कीट एवं व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं आर्थिक समीक्षा। गन्ना भारत की महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों में से एक है। इसका नकदी फसल के रूप में एक प्रमुख स्थान है। चीनी बनाने में मुख्य स्रोत जो है वो गन्ना ही है, लेकिन जो भारत का जो वो दूसरा स्थान है। भारत में गन्ने का उपयोग गुड़ बनाने में, खांडसारी बनाने में, रस बनाने में, चीनी व इथेनॉल में भी इसका उपयोग किया जाता है। गन्ने का जो औसतन उत्पादन है वो 400 कुंटल प्रति एकड़ है, मतलब 40 टन प्रति एकड़ है। लेकिन महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पादन 144 टन प्रति एकड़ गन्ने का उत्पादन जा चुका है। मध्य प्रदेश में गन्ना नरसिंहपुर जिले में, खरगोन जिले में, बड़वानी जिले में और धार जिले में गन्ने का खेती अच्छी तरह से की जा रही है, लेकिन आज भी तकनीक की कमी है। निम्नलिखित जानकारियां जैसे मिट्टी, उसमें अच्छे जल निकास वाली कार्बनिक पदार्थ युक्त काली मिट्टी गन्ने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मध्यम काली मिट्टी, दोमट मिट्टी में भी गन्ने की खेती की जाती है। पीएच मान गन्ने के लिए 5.5 से 7.5 का सबसे उपयुक्त माना जाता है। 8 तक का पीएच भी गन्ने के लिए अच्छा है। किस्में जो है, जितनी भी गन्ने की किस्में हैं वो CO 671, CO 8641, CO 86572, CO 86032 सबसे अच्छी प्रजाति, जिसका मेलेबल केन जो है वो 11% से ज्यादा आता है। उसके बाद CO 9904 और CO 0238। गन्ना जो है वो 1 साल का गन्ना, जिसको हम 1 साली बोलते हैं, और जो 18 महीने का गन्ना होता है वो 18 साली, लेकिन ज्यादा करके जो गन्ना है वो 1 साल का होता है। गन्ने का जो बीज दर है वो 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़, 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़। अगर इतना हम गन्ना लेते हैं तो 1 एकड़ में 45,000 मिलेबल केन्स की पौध संख्या प्राप्त होती है। बात करते हैं जलवायु और तापमान। गन्ने की खेती शीतोष्ण, उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में की जाती है। अंकुरण के समय गन्ने का तापमान 25 से 30 डिग्री, पौध वृद्धि के लिए 22 से 35 डिग्री, और गन्ने में 15 सेंटीग्रेड से कम और 45 डिग्री से अगर अधिक तापमान हो जाए तो गन्ने में पौधे की वृद्धि प्रभावित होती है। महत्वपूर्ण बातें, शरदकालीन जो गन्ना है वो सबसे अच्छा होता है, जो कि अक्टूबर और नवंबर माह में गन्ना को लगाया जाता है। गन्ने की बडड सेट्स को लगाया जाता है। बसंतकालीन जो गन्ना होता है वो फरवरी मार्च में लगाया जाता है। जनवरी में 15 जनवरी के बाद गन्ने की बुआई शुरू कर सकते हैं और मार्च तक कर सकते हैं। बीज उपचार, सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो गन्ने में बीज उपचार माना जाता है। गन्ने को जो दूरी है वो अभी आपको आगे बात करेंगे। गन्ने की बुआई से पहले गन्ने के जो बडड सेट्स हैं, मतलब एक एक जो गन्ने के बीज, गन्ने का जो हम टूट लेते हैं उसमें कम से कम 2 आंख और अधिक से अधिक 3 आंख होना चाहिए। 3 आंख वाला जो गन्ना है उसको हम सबसे पहले मैंकोसेप कार्बेंडाजिम से उपचारित कर सकते हैं। कार्बोक्सिन प्लस थायरम कॉम्बिनेशन जो आता है उससे कर सकते हैं। कीटनाशक के रूप में थायोमिथाक्सैम, उसके बाद रोगोर या अपना जो थायोमिथेट होता है उससे भी हम उपचारित कर सकते हैं। फिर से अगर हम फफूंदनाशक के रूप में लेंगे कि थायोफिनेट मिथाइल पायरोक्लोस्ट्राबिन से हम उपचारित कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम क्लोरोपायरिफास का घोल बनाकर 15 से 20 मिनट तक गन्ने की जो आंखें हैं, जो गन्ने के जो बडड सेट्स हैं, उनको हम 25 मिनट तक डुबो करके भी हम उसको लगा सकते हैं। पहले गन्ना जो है
गन्ने में जो है लाल रंग की जो एगेलॉल जो आती थी उससे गन्ने का बीजोपचार करते थे, लेकिन अब हम इससे उपचारित करते हैं। दूसरा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए गन्ने के सेट्स को हम एसिटोबैक्टर जो है उससे भी हम इसका उपचारण कर सकते हैं, जिसको कि एक लीटर पानी में 250 ग्राम एसिटोबैक्टर भी हम ले सकते हैं। राइजोबियम दलहन के लिए, एसिटोबैक्टर दूसरी फसलों के लिए, और गन्ने के लिए जो है जितने भी जीवाणुओं को जीवित करने के लिए एसिटोबैक्टर से भी हम गन्ने का उपचारण कर सकते हैं। गन्ने की फसल उत्पादन को कैसे बढ़ाना? सबसे पहले जरूरी है कटाई छटाई के पश्चात हमें गहरी जुताई कराना बहुत जरूरी है। हम मिट्टी परीक्षण कराएं और रोटावेटर करने से पहले जो पकी हुई गोबर की खाद है उसको हीप बनाने के बजाय हम तिरपाल के ऊपर उसे सीधा बिछाएं और उसके में ट्राइकोडर्मा सीडोमोनास माध्यम कल्चर उसमें डाल दें, और उससे जो पूरी जो गोबर का पका हुआ खाद है वो जो है पूरी तौर से क्या हो जाएगा, एक अच्छी तरह से एक मैन्योर्स में परिवर्तित हो जाएगा। गन्ने में सबसे बड़ी बात है कि जब हम गन्ने को हम बीज के लिए उपयोग करते हैं उस समय एक एक जो बडेड सेट है 6-6 इंच का एक एक गन्ने की जो प्योरी होती है वो एक एक 6-6 इंच का एक एक ठूठ होना चाहिए, जिसमें कम से कम 2 आंख और अधिक से अधिक 3 आंख का होना बहुत जरूरी है। गन्ने को जो है जैविक एवं रासायनिक उपचारण अनिवार्य रूप से करना होता है। दूसरा, बीज की जो बुआई है वो जरूरी नहीं है गन्ने में कि हम ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से करें, लेकिन जहां तक संभव है करना चाहिए। गन्ने में जो तकनीक है, जिस तकनीक को किसान भाई अपनाएं वो है टपक सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई। गन्ने में टपक सिंचाई से महाराष्ट्र में, नांगलवाड़ी में, पंढरपुर में किसानों ने 144 टन गन्ना पैदा किया है प्रति एकड़। इतना गन्ना पैदा हुआ है। और अभी गन्ना मध्य प्रदेश में जो 3 जिले हैं, इन जिलों के अंदर हमारे किसान बहुत अच्छा गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं, बड़वानी, खरगोन, धार, और जो आने वाला जिला है वो है नरसिंहपुर। समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन गन्ने में बहुत जरूरी है, जिससे कि हम गन्ने की लागत को कम से कम रखें और मुनाफा अधिक से अधिक करें। अब ये देखेंगे कि ये जो चित्रांकन दिया गया है, गन्ने में 120 सेंटीमीटर मतलब जो 5 फीट है, मतलब 120 से 150, मतलब 5 फीट पे गन्ना, 5 का गैप, 5 फीट पे गन्ना, 5 का गैप। ये जो आप देख रहे हैं 4.5 से 5 फीट जो चित्रांकन दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। इसमें हमने जो दूरी दी गई है वो कतार से कतार की दूरी 4.5 से 5 फुट और ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 30 से 40 से 60 सेंटीमीटर तक जा सकती है। इनलाइन लेना है गन्ने में, जो नली है उसके अंदर जो चपटी वाली ड्रिपर होती है और जो सॉल्ट को एक्यूमुलेट होने नहीं दे, लवण को जमने नहीं दे, ऐसे ड्रिपर का चुनाव करें गन्ने के लिए। ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। और गन्ने में आप देखेंगे कि गन्ना जब उग करके बाहर आएगा तभी उसको जो है पानी हमें ड्रिप सिंचाई से शुरू करना है। पारंपरिक, यांत्रिक, रासायनिक विधि से गन्ने में खरपतवार प्रबंधन बहुत जरूरी है। जब हम उसको पारंपरिक विधि से भी करना चाहिए, यांत्रिक विधि से भी करना चाहिए और रासायनिक विधि से भी करना चाहिए। गन्ने में जो गर्मियों में इसकी गहरी जुताई करते हैं, उसके बाद खरीफ फसल लेते हैं, जब खरीफ फसल कट जाती है तो उसके बाद फिर से हमको जुताई करना है। फिर जब अक्टूबर का गन्ना लगाते हैं तो उसमें खरपतवार से उसको मुक्त रखना है। गन्ना लगाने के पहले हम फ्लूक्लोरालिन डाल सकते हैं। अंकुरण से पहले और बुआई के बाद पेंडामिथाइलिन का उपयोग कर सकते हैं। खड़ी फसल में मेट्रिब्यूजिन, मेसोट्रियन, एट्राजीन और डाइक्लोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D मतलब ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D 400 मिली प्रति एकड़। क्योंकि गन्ना एक दलीय फसल है, जितने भी एक दलीय फसल है उनमें 2,4-D का उपयोग किया जा सकता है, जो कि चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रित करता है। आगे आएंगे हम कीट एवं व्याधि प्रबंधन, बहुत ही जरूरी काम है गन्ने के अंदर। अर्ली शूट बोरर, गन्ना में जो अर्ली शूट बोरर लगता है, इसके लिए हम लोग क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। अर्ली शूट बोरर के लिए फ्लोरेंट्रिप्रोल, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड
और दूसरा एबामेक्टिन बेंजोएट और कार्पेट हाइड्रोक्लोराइड का एक मिला जुला जो मिश्रण है वो भी हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब कार्टेप का उपयोग करेंगे अर्ली के लिए या फिप्रोनिल का उपयोग, तो इसकी जो दानेदार आती है उसका उपयोग हमको अर्ली शूट बोरर के लिए करना है। इसके लिए कार्बोफ्यूरॉन, क्लोरेंट्रिप्रोल इनका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में माहू, गन्ने में माहू की शिकायत आती है, इसलिए नीम ऑयल, इमिडाक्लोप्रिड, डेल्टामेथ्रिन और डाइमेथोएट का हम उपयोग कर सकते हैं। इंटरनोड बोरर, कभी कभी एक जो इंटरनोड बोरर होता है, ये जो वैरायटी दिखाई गई है 86032 है, इसके अंदर जो इंटरनोड है उसके लिए कार्बोफ्यूरॉन, क्लोरेंट्रिप्रोल, ट्राइकोग्रामा किलोनिस, ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोडर्मा नहीं, ट्राइकोग्रामा जो है वो हम खेत में इनके 1 से 1.5 लाख अंडों को छोड़ देते हैं, जो कि परजीवी बनकर इन बोरर को खाएगी। फेरोमोन ट्रैप हमको गन्ने में लगाना चाहिए, लाइट ट्रैप लगाना चाहिए। और उसके बाद ये जो टॉप शूट बोरर है, जैसे अर्ली शूट बोरर आता है, ऐसे टॉप शूट बोरर आता है, इसके लिए क्लोरेंट्रिप्रोल, कार्बोफ्यूरॉन, फिप्रोनिल। अर्ली शूट बोरर शुरुआत में आता है, टॉप शूट बोरर जब गन्ना बड़ा होने लगता है उस समय टॉप शूट बोरर की शिकायत आती है। ये ऊपर से एक कीड़ा घुसता है, इसके लिए हमें इस जो दवाइयां अनुशासित की गई है उनका उपयोग हमें गन्ने में करना है। टॉप शूट बोरर में हम कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड को भी हम उसका परिणय छिड़काव 20 से 25 ग्राम प्रति टंकी में लेकर के हम छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा आती है वाइट ग्रब। वाइट ग्रब गन्ने में बहुत ज्यादा आती है, अगर क्योंकि कच्चा गोबर हम डाल देते हैं उससे होती है। कार्बोसल्फान, क्लोथियानडीन, क्लोरेंट्रिप्रोल, इनका हम इसमें वाइट ग्रब के लिए इसकी ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं और इसमें जमीन में इसकी ड्रेंचिंग करेंगे। जड़ सड़न निमेटोड, रूट नॉट ऑफ निमेटोड, सूत्रकृमि की शिकायत आती है, इसके लिए फ्लूओपायरम, क्लोरोपायरिफास, कार्बोसल्फान और ऑर्गेनिक के रूप में पेसिलोमाइसी को भी हम ड्रिप सिंचाई के द्वारा भी हम इसको दे सकते हैं। मिली बग, गन्ने में ये बहुत ही वाहियात कीड़ा है, इसके कारण गन्ने में जो है ये पूरा रस चूस लेता है। इसके लिए कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें हम। इसके लिए मिली बग के लिए प्रोपेनोफॉस, नीम ऑयल, डाइमिथोएट और उसके बाद में कार्बोसल्फान, इनका भी हम जो है मिली बग में अच्छे परिणाम मिले हैं। व्हाइट फ्लाई, गन्ने में व्हाइट फ्लाई बहुतायत रूप से आती है, खास करके जो बरहानपुर क्षेत्र जो है, जो कि गन्ने का एक बहुत अच्छा मेरा बोलना बरहानपुर के लिए भी है कि बरहानपुर में भी गन्ना काफी अच्छी, पूरे जिले में गन्ना होता है, उसमें सफेद मच्छर की शिकायत आती है। क्योंकि बरहानपुर में जो गन्ना है वो अक्टूबर नवंबर में तो लगाते ही हैं, जनवरी से लेकर मार्च तक भी गन्ने की पिराई बुआई होती, गन्ने की जो प्लांटिंग है, ट्रांसप्लांटिंग होती है। नीम ऑयल, डाइमिथोएट, एसिटिमाप्रिड, पायरीप्रॉक्सीफेन, ये जो दवाइयां अनुशासित की गई है ये तो हम करें ही करें, साथ साथ क्राइसोपर्लाक्रेनिया जो होती है उसकी 1000 जो होती डिबिया जो हम 1 एकड़ में सफेद मच्छर के लिए, व्हाइट फ्लाई के लिए जो नियंत्रण है, जो जैविक नियंत्रण है, उसमें क्राइसोपर्लाक्रेनिया जो है उसको हम छोड़ देंगे, वो परजीवी बनकर इन सफेद मच्छरों को खाता रहता है। शुगर केन स्केल इंसेक्ट, ये जो स्केल इंसेक्ट होता है ये, इसके लिए जो दवाइयां हैं वैसीफेड, नीम ऑयल, डाइमिथोएट और बुप्रोबेंजीन, ये जो दवाइयां हैं इनका हम उसमें उपयोग कर सकते हैं। दीमक जो है गन्ने में, जो अगर सूखी जमीन है, बहुत ज्यादा हल्की भूमि है, उनमें दीमक की शिकायत आती है, इसके लिए हम कच्चा गोबर वहां पर रख दे जिससे कि दीमक पौधे को छोड़ के कच्चे गोबर पर आ जाएगी। रासायनिक दवा के रूप में क्लोथियानडीन, कार्बोसल्फान, कार्बोफ्यूरॉन, थायोमिथेक्सेम, ये जितनी भी दवाइयां हैं इनका हम दीमक के लिए इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। बात आती है पायरिला की। गन्ने में जो फुदका रोग होता है, जब मौसम शुष्क होने लगता है उस सीजन में, खास करके गर्मी में जो गन्ना खड़ा हुआ है उसमें पायरिला की शिकायत खास करके निमाड़ अंचल में बहुत ज्यादा देखी गई। इसके लिए पायरिला का जब अवकरण को नियंत्रण करना है किसान भाई तो शाम के समय करें। इसके लिए मेलाथियोन, नीम ऑयल, डाइमिथोएट और बुप्रोबेंजीन, इनका हम छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा, हमारे को पायरिला के लिए एक और चीज है जो एप्रिकेनिया है। एप्रिकेनिया के जो ककून्स हैं वो हम 1 लाख ककून हमें पायरिला के लिए छोड़ देंगे, तो ये जो एप्रिकेनिया है ये परजीवी बनकर इन पायरिला को खाएगा। पायरिला जो फुदका रोग होता है, इसके नियंत्रण के लिए शाम के समय 6 से 7 बजे के बाद
हम अगर नियंत्रण करेंगे तो परिला पे हम कंट्रोल पा सकते हैं, क्योंकि अत्यधिक तादाद में आता है ये, और ये आर्थिक नुकसान गन्ने को पहुंचाता है। बात आती है गन्ने में लगने वाले रोग, ये जो लाल सड़न रोग है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, कोलिटोट्राइकम फल्केटम, ये जो कोलिटोट्राइकम स्पीसीज है, ये रोगग्रस्त ठूंठ, ये बीज जनित रोग है। इसके लिए रोगग्रस्त ठूंठों को नष्ट करें, अच्छी प्रजाति का चुनाव करें। जब भी हम गन्ना लेंगे तो गन्ने को हॉट वाटर ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये लाल सड़न रोग के लिए सबसे अच्छा हॉट वाटर ट्रीटमेंट है। रोग रोधी किस्मों का चयन करें। दूसरा, गन्ने की जो सेट्स हैं उनको हम उपचारित करके, जैसे एगिलॉल है, एरिटॉन है, उसके बाद में ये दवाइयां पहले प्रचलित थी, अब जो दवाई है उसमें कार्बोक्सिन और थायरम का मिला जुला जो कॉम्बिनेशन है, उससे हम गन्ने के सेट्स को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, मतलब 100 लीटर पानी के अंदर 200 ग्राम डाल के गन्ने के सेट्स को उसमें डुबो करके 25 मिनट तक के बाद में हम उसको खेत में तैयारी करके लगाएं। फिजेरियम विल्ट जो झुलसा रोग है, वो गन्ना अगर लगातार 4-5 साल एक खेत में लेंगे तो बीमारी आएगी। ट्राइकोडर्मा विरिडी, सीडोमोनास, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कैप्टाउन और हेक्साकोनाजोल, इनका हमको मिला जुला कॉम्बिनेशन में इसकी ट्रेंचिंग करेंगे तो इस बीमारी पे हमें नियंत्रण मिल सकता है। कंडवा रोग, ये भी बीज जनित रोग है। रोगग्रस्त टूटों को नष्ट कर देना चाहिए, रोग रोधी किस्मों का चयन करें, बीज उपचार करें। दूसरी बात आती है रस्ट। गन्ने में जो गेरवा रोग आता है, जिस साल भी गन्ने में पानी ज्यादा हो जाता है, फ्लड इरिगेशन ज्यादा हो जाता है, उस परिस्थिति में यह बीमारी अत्यधिक रूप में फैलती रहती है, जैसे ट्राइडेमिफॉन, मैनकोजेब, घुलनशील गंधक, प्रोपिनेब, इनका हम इसमें छिड़काव करें। बात आती है गन्ने में ड्रिप सिंचाई। देखिए किसान भाई, सबसे जरूरी बात है गन्ने में, वो है टपक सिंचाई का प्रयोग। अभी जितने भी जगह हम लोग गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं, नरसिंहपुर, खरगोन, धार, बड़वानी, ये जितने भी जिले हैं, बरहानपुर, यहाँ पर अभी किसान धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि गन्ने में टपक सिंचाई का सबसे ज्यादा महत्व है। एक बात और बता दूं, गन्ने को पहले पानी बहुत लगता था, लेकिन अभी के अनुसंधान में जो गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर ने सिद्ध कर दिया है कि गन्ने को पानी से ज्यादा प्रकाश की जरूरत है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत है। गन्ना सूर्य के प्रकाश के प्रति कम संवेदनशील फसल है, ये C4 प्लांट है, इसीलिए गन्ने को दूर दूर लगाना चाहिए, 5x5 पे गन्ना, 5 का गैप। इसीलिए गन्ना पहले पास पास लगाया जाता था, उसमें पानी ज्यादा दिया जाता था, लेकिन जिस सिंचाई पद्धति से हम खेती करेंगे टपक सिंचाई से, वो गन्ने में बहुत जरूरी है। गन्ने में हमको टपक सिंचाई से पानी, जितना पानी उसको चाहिए उतना ही देना चाहिए, नमी देख करके देना है। जनवरी में और अक्टूबर में बोई गई गन्ना में जो तालिका दी गई है, वो फ्लड इरिगेशन से 60% कम पानी इसमें लगता है। दूसरा, आप देखेंगे कि ये जो जनवरी पानी की आवश्यकता है, वो हमने लीटर प्रति एकड़ प्रतिदिन, एक दिन हमको इतना पानी गन्ने में देना आवश्यक है। लेकिन ये गाइडलाइन के लिए है, लेकिन जैसा जैसा वाष्पीकरण होगा उस हिसाब से हम इसमें अलग अलग किसानों को, अलग अलग क्षेत्र में जो फार्मर हैं, उनको हम इसकी तालिका बना के दे सकते हैं। तीसरी बात आती है पोषण प्रबंधन। गन्ना जो है, गन्ना जमीन से ज्यादा खाद को छोड़ने लगता है, इसलिए हमें इसका खाद इसको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। गोबर का खाद पहले ही हमको दे देना है। पोटाश है, DAP है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, मैग्नीशियम सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, ये गन्ने में हम आधार खाद के रूप में डालेंगे। जब भी हम DAP डालेंगे तो हमको माइक्रोराजा का देना बहुत ज्यादा जरूरी है। गन्ने में माइक्रोराजा डालने से जितना भी फास्फोरस है वो पौधे को मिल जाता है, लेकिन ये भी एक गाइडलाइन के लिए है। लेकिन हम जो मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट हमारे जो किसान है, जो हमारे वेंडरों से जुड़े हुए हैं, वो हमको भेजेंगे, तो हम उसके आधार पर भी उनको ये बता सकते हैं कि इस फसल में क्या इसकी अनुशंसा होनी चाहिए। अब फर्टिगेशन, जितना जरूरी हम पानी देते हैं उतना ही पानी के साथ टपक सिंचाई के साथ जो फर्टिगेशन, मतलब फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन जो करते हैं, कि गन्ने को शुरुआत में 70 से 80% नाइट्रोजन, जब उसकी बीज की अवस्था होती है, जब गन्ना अंकुरण के बाद की जो स्थापना अवस्था होगी, उसमें उसको फास्फोरस 70 to 80%, और आखिरी में जब गन्ने में मेलेबल जो आपका जो उसकी अगर मेलेबल रिकवरी करनी है, तो उस समय उसको पोटाश सबसे ज्यादा दिया जाता है। पोटाश की गन्ने को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, नाइट्रोजन की निम्न जरूरत होती है, फास्फोरस मध्यम फास्फोरस और हाई पोटाश और लो नाइट्रोजन।
तो इस हिसाब से हमको ये जो फर्टिगेशन तालिका बनाई गई है इसके अनुसार उन्हें जल विलय खाद जो है वो वेंचुरी या फर्टिलाइजर टैंक से देना है। आवश्यक बातें ये हम हमेशा हमारे जितने भी वेबिनार्स उसमें बताते हैं कौन कौन सी खाद को किस किस के साथ मिलाना चाहिए। अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, लेकिन गन्ने में कैल्शियम की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी हम कैल्शियम नाइट्रेट को बोरान के साथ एक बार देते हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे कि इस अंदर आपको खाद देनी है। हम परणी छिड़काव में गन्ने में करते हैं, जैसे पहली बार जब हम इसमें मिट्टी चढ़ाते हैं 30 दिन में, तो उस समय उसको 19-19-19 का भी हम छिड़काव कर सकते हैं, 13-40-13 का हम छिड़काव कर सकते हैं। गन्ना जब डेवलपमेंट करने लगता है तब इसमें फास्फोरस की जरूरत पड़ती है, तो हम ये भी छिड़काव कर सकते हैं, 13-0-45 भी हम इसमें डाल सकते हैं। बात आती है परंपरागत सिंचाई और उन्नत सिंचाई। गन्ने में इसका तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत जरूरी है। पानी की बचत कम से कम 65% गन्ने में होती है, समान रूप से सिंचाई होती है। गन्ने में ऊर्जा की बचत का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि गन्ने में क्या होता है कि पहले फ्लड इरिगेशन होता था और उसके बाद में जब टपक सिंचाई होने लग गई तो जितनी बिजली है उसकी खपत जो है हमारी ज्यादा होती है। इसमें हम ज्यादा 60% तक हम बिजली की बचत इसमें कर सकते हैं। खरपतवार और रोगों में कमी आती है, बेहतर गुणवत्ता और उपज होती है। पहले गन्ने में पानी बहुत देते थे तो खरपतवार बहुत ज्यादा होती थी। जब से टपक सिंचाई का चलन हुआ है तब से कम घास उगती है, कम श्रम लागत होती है। कोई भी ग्रेमिनेसी कुल का जो पौधा है वो गन्ने के साथ कभी न लगाएं, जैसे मक्का है, ज्वार है, सब गन्ने के साथ नहीं लगाएंगे तो ज्यादा होगा, एक ही कुल के पौधे हैं इसलिए। अब आप देखेंगे कि जो आर्थिक समीक्षा हमने की है, तो आर्थिक समीक्षा गन्ने में बहुत जरूरी, जिस पर ध्यान देना हमारा अति आवश्यक है। जैसे हम 40,000 रुपये हमने इसमें आर्थिक जो हमने जो गन्ने की उन्नत खेती की है उसमें अगर हम अतिरिक्त खर्च जोड़ेंगे तो 50,600 रुपये। पारंपरिक जो गन्ने की खेती है उसमें 26,500, अतिरिक्त खर्च हम जोड़ेंगे तो 29,150 रुपये। ये जो उन्नत खेती है इसके कुछ आंकड़े हमें महाराष्ट्र से जो हमारे किसान हैं, पंढरपुर के हैं, गांगलवाड़ी के हैं, इन लोगों ने भी बहुत अच्छी खेती गन्ने की कर रहे हैं। वही खेती हमको मध्य प्रदेश में किसान भाइयों ने करना चाहिए। अगर हम देखेंगे कि हमारी आय, अब जो पारंपरिक खेती से गन्ने की जो आय है वो 20,850 रुपए है। अगर हम इसमें देखेंगे, अगर हम उन्नत खेती देखेंगे तो उसमें 69,400 रुपए, मतलब 70,000 के आसपास हमारी शुद्ध आय होती है, जब हम इसको कुल आय में से जो खर्चा है उसको हम घटा देते हैं। देखिए किसान भाई, एक बात है, जहां पर भी गन्ने का कारखाना है वहां पर गन्ने का कारखाना, जब भी किसान भाई गन्ना लगाएगा तो कारखाने का होना जरूरी है। अगर कारखाने में गन्ना नहीं दे सकते तो गन्ने की ऐसी प्रजाति लगाएं जिसमें कि गुड़ की रिकवरी ज्यादा से अच्छी हो, वो है 86-032। 86-032 जो गन्ने की प्रजाति है उसमें गुड़ की रिकवरी बहुत ही अच्छी है। तो जहां पर भी गुड़ की मंडियां, जैसे नरसिंहपुर है, नरसिंहपुर के पास करेली है, करेली मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गुड़ की मंडी है, वहां पर किसान में ले जा करके गुड़ के लिए गन्ना दे सकता है। कहीं कहीं गन्ना इसलिए लगाते कि जहां पर चरखियां हैं, गन्ने की चरखियां, वहां पर हम गन्ना दे सकते हैं। तो रस वाला गन्ने की प्रजाति हमको चुनाव करना है। जहाँ पे शुगर रिकवरी करनी है तो शुगर रिकवरी के लिए जो अच्छी प्रजाति है गन्ने की, उसका हमको अधिक से अधिक उन प्रजातियों को हमको लगाना चाहिए। और मैं बोलना चाहूंगा कि अंतर्वर्ती फसल के रूप में गन्ने में लगाना बहुत जरूरी है। अंतर्वर्ती फसल में हम क्या क्या लगा सकते हैं? जो छोटी छोटी फसलें हैं 3-3, 4-4 महीने की, जैसे मसूर है, चना है, प्याज है, औषधि पौधे हैं, मूंगफली है। जहां पर कि रेड लेटेटिक सॉइल है, दोमट मिट्टी है, वहां पर हम मूंगफली लगा सकते हैं। जहां पर कि काली मिट्टी है वहां पर हम प्याज लगा सकते हैं। प्याज जो होती है वो 4 महीने की फसल है। हमारे बुरहानपुर के किसान हैं वो लोग प्याज की खेती करते हैं गन्ने के बीच में। निमाड़ के जो किसान हैं वो गन्ने के बीच में चना लगाते हैं। उसके बाद ये जो गन्ना है इसके बीच में हमको अंतर्वर्ती फसल में फसल लेकर के हमको उसमें अंदर अतिरिक्त आय हम अर्जित कर सकते हैं। दूसरा, गन्ने की उर्वरा शक्ति को भी ये दूसरे जो हम लगाते हैं, जैसे हमने दलहन लगा दिया तो दलहन से इसको नाइट्रोजन मिलता है और गन्ना उसको फास्फोरस देता है। हरी खाद बहुत जरूरी है। हरी खाद के बारे में हमने बात की थी कि जैसे सन है, ढेंचा है, इनको हम जुलाई के महीने में लगाएं, जब बारिश शुरू होती है जून जुलाई में लगाएं, जब मानसून रहता है 40 दिन के बाद हम उसको यहीं पर डिकम्पोज कर देते हैं। इससे गन्ने में जो है उसकी जो जमीन का जो पीएच मान है वो नियंत्रित रहता है। उसके बाद थूत्र कृमि की शिकायत नहीं आती है।
कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात बढ़ जाता है। ये सबसे बड़ा फायदा है जब हम ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं। दूसरा, जो भी लाभदायक जीवाणु हैं वो उसमें से जीवित होते हैं। तो किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि गन्ने में जो अंतर्वर्ती फसल करें वो दलहन फसलों को इसके बीच में लगाने की कोशिश करें। औषधि पौधे जैसे अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, चिया सीड है, ये सब हम गन्ने के बीच में लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 8 से 10 किलोग्राम सन का बीज लगता है। बात करते हैं हम फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके द्वारा हम ये जो वेबिनार्स कर रहे हैं, ये हमारा जो ऐप है फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि आपको प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना है। मेरे जितने वेंडर्स हैं, हमारे जो वेंडर्स जो हमारे इस समाधान एग्रो इन्फोटेक लिमिटेड से जुड़े हुए हैं, उन सब से मेरा निवेदन है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसानों को इसको डाउनलोडिंग कराएं, और जिससे कि उनको 70 फसलों की जानकारी है, मौसम का पूर्वानुमान है, मंडी अपडेट्स हैं। दूसरा, हम लोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर हम उनको सलाह भी देते हैं। और दूसरा, जो भी किसान गन्ने में जो भी समस्या आती, कीट की, व्याधि की, फर्टिगेशन की, पानी की, वो हमको उसकी क्लिप डाले तो हम विशेषज्ञों के द्वारा उन पे तुरंत उसकी सलाह हम उनको देते हैं, और 1 सप्ताह के बाद हम उसका आंकलन भी करते हैं कि हमने अगर कुछ उनको सलाह दी है क्या वो सही है या गलत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।